एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, ये लगता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे। अब बेटा इसको थोड़ा समझना, आप लोग इंटेंजिबल मतलब क्या समझते हो मुझे बताना। हाँ, तो ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जो दिखे ना? गुडविल और पेटेंट। हाँ वेरी गुड। कॉपीराइट्स, वेरी गुड वेरी गुड। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट ना, जैसे मेरे पास एक कागज़ का पेपर, पीस ऑफ पेपर है, और उस पेपर की उसमें वैल्यू लिखी हुई है 1,000 करोड़ रुपए। मैं हनी सिंह हूँ मान लो, और यो हनी सिंह का मैंने कॉपीराइट लिया है कि कोई दूसरा इसको कॉपी ना कर सके मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो इसका मैंने फ़ीस पे किया था 1,000 करोड़ रुपए का। ये मेरी पेटेंट है, मतलब ये मेरा कॉपीराइट है कि इसको कोई क्लेम ना कर सके। अरे हनी सिंह को तो जानते हो, यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है। अगर अभी आप चलो एक काम करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक गाने को यूट्यूब चैनल में अपने अपलोड करना, देखो क्या होगा, तुरंत हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको काउंट स्ट्राइक आ जाएगा तुरंत कि भाई आप दूसरे का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, ये यूट्यूब पॉलिसीज़ के खिलाफ है। तो ऐसे ही कोई आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वर्क होता है उसका कॉपीराइट होता है, और कोई प्रोडक्ट का जो लोगो होता है, जैसे मर्सिडीज़ का स्टार साइन होता है, ऑडी की 4 चूड़ी जो ऐसे बनी रहती ना, तो ये सब क्या है, ट्रेडमार्क है। तो कोई जैसे पतंजलि का जो नाम लिखने का, बाबा रामदेव जो कंपनी पतंजलि है, या फिर पार्ले बिस्कुट का पार्ले लिखना, या फिर 2 बॉल बनी रहती पेप्सी में, ये थम्सअप आता है ना, इसमें ब्लू एंड रेड बॉल बनी रहती है। तो ये सब क्या है, नाइक का वो राइट साइन जो रहता है, एप्पल का लोगो आधा खाया हुआ सेव। तो ये सब का क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क मतलब कि आपका ब्रांड का नेम या ब्रांड का लोगो जिसको कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए। और ये आप लोग पढ़े हो चैप्टर नंबर 8 ऑफ BST, आपका चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल बिजनेस। अब इसमें पढ़ोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क 3 होता है। पेटेंट क्या होता है? अब मैंने एक ना सीढ़ी बनाई, जो सीढ़ी ना कांच की थी और पूरी ट्रांसपेरेंट थी, मतलब उसमें आपका पूरा डिजिटल बोर्ड सब चलता है उसमें, मतलब वो आपकी सीढ़ी में आप वीडियोस भी देख सकते हो, सब कर सकते हो। इस टाइप की एक सीढ़ी बनाई मैंने, एक नया इनोवेशन किया, या मैंने एक ऐसा मोबाइल बनाया जो पूरा ट्रांसपेरेंट था, मतलब बिना दिखने वाला फ़ोन, ट्रांसपेरेंट फ़ोन बनाया। जैसे नॉर्मल फ़ोन्स आते हैं, तो एक फ़ोन मैंने ऐसा बनाया जो दिखता नहीं है, मतलब है फ़ोन है, कांच का है, आर पार दिखता है पर ट्रांसपेरेंट है पूरा। तो वो फ़ोन बनाया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो किसी और ने नहीं बनाई है। सैमसंग ने अपना Z Fold बनाया था फ़ोन, तो सबसे पहले सैमसंग बनाया। तो सैमसंग ने उसका क्या करा के रख लिया था, पेटेंट, कि अब अगर कोई दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को, हमारे बनाई हुई चीज़ को अगर कॉपी करती है तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। मतलब सैमसंग को अब, जैसे गूगल ने अभी गूगल पिक्सल Z बनाया है फोल्डिंग फ़ोन, तो गूगल क्या कर रहा है, पैसे पे कर रहा है, किसको, सैमसंग को पे कर रहा है पैसे। क्यों? क्योंकि उसका, हाँ, मोटोरोला भी पे करता है, क्योंकि ये R&D किसका था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका था, सैमसंग का था। तो सैमसंग इस चीज़ का, अच्छा ये कौन प्रूफ करता है कि भाई ये सैमसंग का था? सैमसंग जैसे ही ये प्रोडक्ट बनाया, आप लोग अगर शार्क टैंक देखते होगे ना, तो उसमें देखना, वो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसका पेटेंट है कि नहीं पूछा जाता है उनसे, तो वो बोलते हैं पेटेंट है। तो पेटेंट होने का मतलब क्या होता है, आपने जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसका इंडिया के अंदर में एक्ट है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा लो, कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए, और यदि कॉपी करे तो वो आपकी परमिशन से हो, नहीं तो आप उसको चाहो तो बैन करवा सकते हो। ऐसे ही ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन राइट भी होता है कि पूरे दुनिया में जितनी कंपनियां चल रही बड़ी बड़ी, अब ये सब इंडिया बस में तो नहीं चल रही है, सैमसंग, मोटोरोला, तो ये तो पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना। तो ये कंपनियों को इंटरनेशनल राइट्स मिला होता है UN के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के थ्रू। तो ऐसे जो अब 1,000 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है, अब बताओ ये लाइसेंस मेरे को यूट्यूब ने 10 साल के लिए दिया था, तो हर साल इसकी कीमत कितने से कम हो रही है? अरे 1,000 करोड़ है, 10 साल बस चले गए, तो हर साल कितने से कीमत कम होगी? ये क्या कहलाएगा, एमोर्टाइजेशन। क्या कहलाएगा, एमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये कैसा एसेट्स था, इंटेंजिबल। और अगर यही टेंजिबल मतलब जो दिख रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इसके ऊपर जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक और नाम होता है जो डेप्रिसिएशन का बड़ा भाई है, जिसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन।
ये याद रखना, एप्रिसिएशन दो चीज़ों में लगता है, सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, पर ज़मीन पे और गोल्ड पे एप्रिसिएशन लगता है। ज़मीन और गोल्ड की कीमत कभी कम नहीं होती, गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ेगी। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑर्नामेंट जो है, ज्वेलरी मतलब ज्वेलरीज जो है वो डेप्रिसिएट होते हैं क्योंकि यूज़ हो रहे हैं तो ख़राब तो होंगे ना, लेकिन प्योर गोल्ड अगर रखा हुआ है, गोल्ड बार रखा हुआ है, तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। ऐसे ही ज़मीन कभी ख़राब नहीं होती बेटा, कभी डेप्रिसिएट नहीं होती, वो हमेशा एप्रिसिएट होती। कल अगर आज से 20 साल पहले आपके पापा ने 10 लाख की ज़मीन खरीदी होगी, आज वो 1 करोड़ की होगी, आने वाले समय में वो 10 करोड़ की हो जाएगी, और उसके आने वाले समय में वो 50 करोड़ की हो जाएगी, और ये चलता रहेगा, और ये चलता ही रहेगा। कभी भी ज़मीन की कीमत कम नहीं होती। तो आपसे एग्ज़ाम में MCQ पूछ सकता है, क्या ज़मीन की कीमत कम होती है? तो आपको बोलना है नहीं, ज़मीन की कीमत डेप्रिसिएट नहीं होती, एप्रिसिएट होती है। ये समझ में आया? अब देखो, इसको ना सॉल्व करने के लिए और इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए दो बातें को ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल पार्ट अलग है, न्यूमेरिकल मतलब जिसको आप कैलकुलेशन बोलते हो। कैलकुलेशन के अंदर में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। दो मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका नोट्स आप लोग को पहुंच जाएगा, बाद में इसको कॉपी में आप लोग कंप्लीट कर लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, कंपलसरी नहीं है, चाहो तो ठीक है भाई, ये कोई स्कूल नहीं कि लिख के ही आना पड़ेगा, अपने फ्रीडम के हिसाब से, अगर कभी रिवाइज कर रहे हो लगे तो। इसलिए मैं अच्छे से सब लिख दे रहा हूँ यहीं, कि जब रिवीजन करो ना तो ये नोट्स दिखेंगे तो तुमको मेरी बोली हुई हर एक बात घर में याद आने लगेगी। तो इसका नाम है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और भी नाम है इसके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर ठंड लगे तो बता देना, लग रही क्या? और स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ दीदी, लिख रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब तुमको मैं ये एक शॉर्टकट में बताता हूँ, एक बार में समझ में आएगा, सुनना ध्यान से। सपोज़ करो मैंने अपनी बाइक खरीदी अभी, बन जा भाई बाइक, हाँ उल्टा बन गया, अरे यार बाइक क्यों नहीं बन रहा? मान लो ये मेरी बाइक है फूलवती, हाँ मेरी बाइक का नाम फूलवती है, ठीक है। तो ये मेरी बाइक है फूलवती, इसको मैंने ख़रीदा है 1,50,000 में, ठीक है। और ये बाइक पे मैं बोलता हूँ कि मेरी बाइक पे इसका चक्का डेप्रिसिएट होगा, इसका इंजन डेप्रिसिएट होगा, चलते चलते धीरे धीरे एक समय बाद ख़राब हो जाएगा। और मेरी बाइक का बोला गया था, बैंक वालों ने बोला कि आपकी बाइक पे ना हर साल, मतलब आपकी बाइक 15 साल चलेगी, या तो उस पर 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाओ, या तो 15 साल चला लो, या तो 10% पर एनम का क्या लगाओ, डेप्रिसिएशन। तो मैं बोला सर ये 15-15 साल मेरी समझ में नहीं आता, मेरा मन करेगा तो मैं उसको अच्छे से मेंटेनेंस करूँगा तो ज़्यादा चल जाएगी। तो मैं बोला कि ठीक है भाई 10% पर एनम का मैं डेप्रिसिएशन लगा लेता हूँ। अच्छा तुमको पता है डेप्रिसिएशन, सैलरी क्या होता है? खर्चा है। डेप्रिसिएशन भी क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन जो सैलरी है ना वो आपके जेब से किसी दूसरे को, जैसे मान लो मैंने आप लोग को एम्प्लॉयमेंट पे रखा, नौकरी पे रखा, तो जो सैलरी दूंगा वो मेरे जेब से जाएगा कि नहीं? खर्चा है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बन करके, एक्सपेंस बन के डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो पेमेंट हो रहा है, जा भी रहा है, खर्चा भी है, और क्योंकि खर्चा है तो पैसा जा भी रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आउटस्टैंडिंग है, पर आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा ना। पर डेप्रिसिएशन का पैसा किसको देते हो? सामान खराब होता है तो जिसको बनवा रहे हैं उसको देंगे। नहीं तो सामान नहीं देते किसी को, वो रिपेयर होता है, वो रिपेयर नाम से अलग से खर्चा आता है। तो मेरा ये डाउट है, नहीं किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देते। तो हम ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, खर्चा बोल रहे हैं, तो फिर ये खर्चा जाता किसको है भाई? मेंटेनेंस नहीं कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाता। जो मैं अभी आगे बताऊंगा ना तो उससे और क्लैरिटी आएगी। देखो तुम्हारे लिए ना पुराना हो गया, तुम लोग पढ़े पढ़ाए हो इसलिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानते हो।
तो अभी जो बोलते जाऊंगा ना उसका ऐसे ही सुनते जाओ, सब बता समझ में आएगा। इसको हम बोलते हैं इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है डेप्रिसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब खर्चा तो है मेरा पर उतना डेप्रिसिएशन को हर साल मैं अपने पास क्या करते जाता हूँ, एक्यूमुलेट। इसलिए एक अकाउंट बनाते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेट का हिंदी होता है इकट्ठा। जिस अकाउंट में आपका पैसा क्या होते जाए, इकट्ठा होते जाए, क्लब्ड होते जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब 10% पर एनम मैं कौन से मेथड से बता रहा था बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू से। रिटर्न डाउन वैल्यू नाम से पहचानो, जिसकी वैल्यू क्या होते जाए, रिटर्न डाउन, कम होते जाए। रिटर्न डाउन मतलब क्या होता है, कम होते। जैसे आज 1.5 लाख थी, अगले साल उसकी कीमत बची 1,35,000, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 1,35,000। मतलब ये 1.5 लाख का 10% होता है 15,000 रुपीज़। कितना होता है, 15,000 रुपये। तो जो अगले साल कीमत बचेगी ये थी मान लो 1 अप्रैल 2020 की कीमत, तो ये 31 मार्च 2021 का डेप्रिसिएशन। तो 1 अप्रैल 2021 को जो इसकी क्या बची, रिटर्न डाउन वैल्यू बची। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद कम हुई कीमत। आज के बाद क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा मिले, अ मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू इज ₹1,35,000, ऐसा लिखा मिल गया, तो उसका मतलब ये समझ जाना कि ये मशीन आज नहीं खरीदी गई है, ये कभी और खरीदी गई होगी जिस पे अभी तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन लगने की बाद की कीमत दी है। यहीं फंसते हैं बच्चे। क्या बोला मैं, अगर आपको अ मशीन कॉस्टिंग बोला है ना, मतलब वो नई मशीन है। लेकिन अगर उसमें ये बोला है ना, दीक्षा बोर मार रहा है क्या, लेकिन अगर किसी मशीन पे ये दिखता है अ मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1,35,000, उससे क्या समझोगे कि ये मशीन पहले की होगी, अब कब की नहीं पता, पर पहले की है। इसकी आज की डेप्रिसिएशन लग लग के जो कीमत है वो कितनी बची है, 135 बची है। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगे डेप्रिसिएशन उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि घटते जा रही कीमत और घटने वाली कीमत पे, ये दो नाम, डिमिनिशिंग मतलब भी घटना होता है, रिड्यूसिंग मतलब भी घटना होता है। तो ये क्यों दिया गया नाम अभी समझाता हूँ। अब देखो बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, बगल में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन का और क्या नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। भैया आपसे मैंने क्वेश्चन कुछ पूछे थे ना कि उसका वैल्यू किसके पास जाता है। हाँ, तो बताइए। किसी के पास तो नहीं जाता है, अपने ही पास पड़े रहता है। अभी बताऊंगा और अच्छे से, नॉन कैश एक्सपेंस अभी बताऊंगा। इसको फिक्स्ड, बेटा ठंडी लगेगी तो बता देना ना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक। बस इतना याद आ रहा है, एक आध नाम और होगा तो बता देना, ऐसे तो 3 ही नाम याद आ रहे हैं। देखो अगर ये रहता ना तो 1 अप्रैल, मतलब सेम केस लेता मैं, कहाँ गया यहीं कहीं से तो उठाते थे। भाई तू हट जा। अब कहाँ गया भाई, ये रहा। तो अपन क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को सीधा उठा के यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कहाँ गया, कॉपी पेस्ट। अपन को लिखना नहीं पड़ेगा ना, जुगाड़ में हो गया अपना काम। ठीक, तो भाई यहाँ पे अब क्या होता, अरे थोड़ा डबल हो गया क्या, रुको कुछ दिन बाद यूज़ करते बनेगा। अभी अपन अपने हाथ से लिख लेते हैं। अरे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, नहीं तो मैं हमेशा यूज़ करता था वो नॉर्मल नोटपैड। आज ये ऐप इंस्टॉल किया। देखो इस पे ना, देखो अब मेरी कीमत कितनी थी मशीन की, 1,50,000। कब, 1 अप्रैल 2020 को। मैं सेम सामने लिख रहा हूँ। अब जो डेप्रिसिएशन बेटा लगता 31 मार्च 2021 को कितना लगता, 15,000 का। तो जो कीमत आती 1 अप्रैल 2021 को कितनी आती, 35,000। यहाँ तक सेम है। अब डिफरेंस देखना, इस मेथड पे 1,35,000 का 10% निकलेगा, 13,500, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना। तो अब 1.5 लाख का 10% नहीं निकलेगा। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो चुकी है उस मशीन की,
135 हो गई है, उसका 10%, तो कितना रुपये लग गया? 1500। ये आ गया 13,500 का डेप्रिसिएशन। कब? 31 मार्च 2022 को। लेकिन यहाँ पे आज भी 15,000 लगेगा 31 मार्च 22 को। अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे मेथड में ही नाम है क्या कि एक बार जो फिक्स कर दिया गया वही हर साल लगना है। किस मेथड में? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में जो बोल दिया गया वही लगना है। मतलब अगर 15,000 है तो हर साल 15,000 ही लगेगा, हर साल फिक्स है। लेकिन रिटर्न ऑन में क्या होता है, एक बार 15,000 लग रहा है, दूसरे बार 13,500 लग रहा है, उसके बाद फिर कम हुई कीमत। कितनी हो गई अब बताओ, माइनस करो। 121500 ठीक है, हाँ इतनी आई। ये कब की बैलेंस बच गई बेटा? 1 अप्रैल 2022 की। यहाँ पे कितनी कीमत बच रही है? 1,20,000 1 अप्रैल 2022 को। मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस माइनस करके अमाउंट लिख दिया हूँ और डेट एक दिन बाद का, डेट एक दिन बाद का लिख दिया मैंने। डेट पे कंफ्यूज मत हो, डेट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ देख लो, ये लो। ये लिख दिया मैं WDV, ये लिख दिया मैं SLM। देख लो, समझ सब आ जाएगा। क्या डेट लिखा था हमने? 1 अप्रैल 2020 को हमने ख़रीदा था, 2020 को हमने ख़रीदा था। पहले साल का डेप्रिसिएशन, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा था? पर एनम का। यहाँ भी डेप्रिसिएशन कितने का लगा था? पर एनम का डेप्रिसिएशन लगा था। फिर कब लगा? एक फिर डेप्रिसिएशन लगा मार्च 2000। बेटा ये 1 अप्रैल को तो मैं ख़रीदा था, ये डेप्रिसिएशन लगा था 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को। अब फिर ये मशीन पे अगले साल 31 मार्च 2022 को कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 13,500 रुपीज़ का पर एनम में डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक। फिर 31 मार्च 2023 को कितना लग गया था? तो अभी निकाले ही नहीं थे हम, ये देखो नहीं निकाला था हमने। ये अब 1,21,000 हो जाती कीमत, इसका 10% लगता। अब 10% यही देखते रहना, यही देखते रहना, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? पक्का आ रहा है? तो 1,21,000 का एक जीरो काट दिया, 10% निकालना है, तो ये अमाउंट लिख लो 12150, मतलब 12,150 रुपये का क्या आ गया बेटा? डेप्रिसिएशन आ गया। ये डेप्रिसिएशन ये रहा। तो तीसरे साल का कितना आ गया? 12,150। तुमको दिख रहा है कुछ? मुझे कुछ दिखा, तुमको दिख रहा है कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा था, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है। मतलब इसमें ना गाड़ी लंबी खिंचाएगी, इसमें दूर तक जाएगी गाड़ी। मतलब डेप्रिसिएशन बहुत दिन तक लगता ही रहेगा। ये 10 साल में नहीं, 15 साल में ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन ये 15 साल में ख़त्म हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये हो सकता है 20 साल चले ये मशीन, मतलब इस पे 20 साल तक डेप्रिसिएशन लगता रहे, मान लो, क्योंकि इसमें धीरे धीरे अमाउंट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन का कम होते जा रहा है। तो भाई ये डेप्रिसिएशन हम कब तक लगाते हैं? जब तक ये डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट के बराबर ना हो जाए या मशीन की कीमत जीरो ना हो जाए। या तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इन सबको जोड़ के कितने के बराबर हो जाए? 1.5 लाख के बराबर हो जाए जो मशीन की कीमत थी, या फिर माइनस करते करते वो मशीन की वैल्यू कितनी बच जाए? 0 बच जाए। ये तब तक डेप्रिसिएशन लगता है। तो वो कितने साल तक खिंचाएगा वो मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा 20 साल तक खिंचाएगा, मोटा मोटा, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट, अप्रॉक्स में वो 20 साल तक खिंचाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या है? पहले साल कितना लगा, 15,000, दूसरे साल कितना लगा, 15,000, तीसरे साल कितना लगा। 15,000। तो जब 15,000 लग रहा है तो 10 साल में कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा? पूरे 1.5 लाख इकट्ठा हो गया। 15,000 इंटू 10 ईयर इज इक्वल टू, तो इसमें कितने साल तक गाड़ी खिंचाई? 15 साल। तो अगर आपसे कोई पूछे, एक MCQ आपको आ सकता है घुमा के क्वेश्चन
कि डेप्रिसिएशन में कौन से मेथड में मशीन जो है वो ज़्यादा दिन तक डेप्रिसिएशन लगता है, कौन से मेथड से, इन विच फ्रॉम विच मेथड द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन गोज ऑन द लॉन्ग बेसिस, आइदर फ्रॉम WDV और फ्रॉम SLM। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि भाई WDV से। अगर कभी आपको पूछ दिया स्टेट विथ रीज़न 3 नंबर में, अगर मैं होता आपका पेपर बनाने वाला तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देता। और एक आता है MCQ में। तो ये आपको समझ में आया, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। देखो ये YouTube में ना आपको अवेलेबल होगा, सबको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा। आपकी मेल आईडी आप मुझे बता देना, वो मेल आईडी से मैं उसको एसेस कर दूंगा, तो सिर्फ आप ही देख पाओगे मेरे YouTube चैनल से ये वीडियो को। मतलब कोई और आप फ़ोन से घर में खोलोगे ना तो अनअवेलेबल दिखा देगा वीडियो। तो सिर्फ आपका जो Gmail आईडी से लॉगिन रहेगा ना YouTube, सिर्फ उसी से खुलेगा। तो जब मैं मंगूंगा तब बता दूंगा। अभी तो मैं 2-4 दिन बाद, 1-2 दिन बाद अपलोड करूंगा, फिर डेली बेसिस पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे। वीकली मैं टेस्ट लूँगा अभी आप लोग के, मतलब वीकली बेसिस पे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट से भागो नहीं, कॉम्पिटेंट बनोगे। और ये चीज़ एग्ज़ाम में किसी के सामने, जैसे आज जो बच्चे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं कि टीचर की, स्कूल टीचर की गुलामी करनी पड़ रही, वो नहीं करनी पड़ेगी। कि भाई अपने पैर पे खड़े हो, तुम दुनिया का कोई भी पेपर दे दो, कुछ भी चेक कर लो, हम अपने दम पे पास में, तुम्हारी मेहरबानी पे नहीं हुई, खुद गर्जी रहेगी तुम्हारे अंदर में। और सही कंटेंट पढ़े रहोगे तो आगे जो अचीव करना है वो कर लोगे। 11th-12th अगर बेस अच्छा है ना, मैं वहाँ के बच्चों को भी यही बोलता था, अगर 11th-12th का बेस अच्छा है ना तो आगे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल BBA या BCom कर रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई नहीं होती है जो 11th-12th तक होती है। आपके दीदी भैया लोग भी हैं बड़े, आप उनसे पूछना। तो जो 11th-12th में आपने पढ़ा है ना, वही आपके कॉलेज में भी मदद देता है आपको। तो इसलिए यहाँ मेहनत कर लो ताकि वहाँ इंजॉय कर सको। अब यहाँ नहीं पढ़े रहोगे तो दिक्कत वहाँ है, वहाँ इंजॉय कर तो तब भी करोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो फिर वहाँ वो बच्चे सप्ली आते हैं। तो अभी यहाँ आज के लिए भी मेहनत कर लो और आने वाले सालों के लिए भी मेहनत कर लो। और मैं सही बताऊँ तो देखो, तुमको अगर खर्चा कर सकते हो 10-20 लाख रुपए, पेरेंट्स ने अगर बजट बनाया है तो इस बारे में बाद में बात करूँगा, तो बेटा BBA MBA करने जाना। लेकिन अगर मन में है कि नहीं हमको पढ़ने में इंटरेस्ट है, चुल है एकदम सारा, बहुत सारा पढ़ना है, तो CA करना। क्योंकि ना CA, CS, CMA, खासकर CA सबसे ऊपर होता है। पैसे भी CA को ज़्यादा मिलते हैं, पर CA भी किसी के अंडर में काम करता है, उसकी भी एक तनख्वाह होती है। 50,000 40,000 से स्टार्टिंग होती पर मंथ। बहुत मुश्किल से 4-5 साल में 1 लाख रुपए पहुंचता है। 1 लाख बेटा 4-5 साल में पहुंचता है। जैसे मेरा एक भाई है आदित्य, रुको मैं बता रहा हूँ, अरे मेरी पूरी बात सुनो। मेरा भाई है आदित्य जैन, ये अभी इंजीनियरिंग करा, इसकी जॉब लगी, फिनटेक में है ये। इनकी कंपनी क्रिप्टोज में पेमेंट करा के इंडिया में कन्वर्ट करवाती है। ये ओला और 1-2 कंपनी है उबर के जो फाउंडर हैं, CEO रह चुके हैं, भावेश करके कुछ नाम है, उनकी कंपनी है फिनटेक। तो इसकी जो अभी सैलरी है ना, इसका पैकेज है 15 लाख रुपए का। तो ये मिलता है तुरंत। अब उसकी जॉब लगे अभी 1 साल हुआ है आर्टिकल करते, मतलब इसको जॉब लगने के बाद इंजीनियर में 1 साल हुआ, और इसकी तनख्वाह कितनी पहुंच गई? 1 लाख रुपए। लेकिन यही चीज़ अगर CA रहेगा तो उसको स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, किसी भी Big 4 में चला जाए। Big 4 मतलब टॉप जो कंपनी जहां आर्टिकल करने के लिए मरते हैं लोग, डेलॉयट, KPMG, प्राइस वाटरकूप्स, ईस्ट इंडियम, तो इनमें जल्दी से मिलता नहीं है। तो यहाँ से अगर आप जाओगे और अगर आप सैलरी पे जाओगे तो आपको 40-50 हज़ार ही मिलेगा स्टार्टिंग। वो धीरे धीरे बढ़ के आपका 1 लाख होगा, और 20 साल, जब 30 साल हो जाएगा आपको काम करते, 10 साल से ऊपर, तब वो बढ़ के आपका पैकेज 20 लाख, फिर और 10 साल हो जाएगा तो 40 लाख, ऐसा होगा। तब तक आप बूढ़े हो जाओगे ऐसा। लेकिन ये तो जॉब की बात है। CA करने के बाद मोस्टली आदमी खुद का काम करता है। एग्जांपल टीजिल केडिया मेरा ही पढ़ाया बच्चा है। मैं अभी बता दूँ तो वो रायपुर में अभी अपना फर्म डाला है, रायपुर में ऑफिस डाला है, और उसके क्लाइंट बन गए हैं। बहुत हॉस्पिटल है नया रायपुर में, उसकी ऑडिट कर रहा है, मतलब उसके वो कस्टमर बन गए।
सीए का ऑफिस डाला है टीजिल केडिया, और उसके क्लाइंट बन गए कहाँ से, एक क्या नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ उसके हॉस्पिटल का नाम, बताया तभी टीजिल मिला था तो वो उसके क्लाइंट बन गए। हॉस्पिटल का नाम मैं बोल रहा हूँ टीजिल, जहाँ का वो काम कर रहा है। तो वो धीरे धीरे अब वो लड़का काम जमा लेगा। सोचो मुंबई में रहा है, आर्टिकलशिप करा है, मुंबई में रहा है, आर्टिकलशिप करा है, वापस आ गया अपने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और मुंबई से आने के बाद अकलतरा तो आएगा नहीं, है ना, तो रायपुर में अपना फॉर्म डाल करके काम कर रहा है। अब सोचो वो क्यों कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी फॉर्म से किया था वो भी, और क्या नाम है सर, संस्कृति नाम है, हाँ दोनों। तो संस्कृति का तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, गुप्ता के यहाँ की लड़की जो है वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, टीजिल का मुझे पता है। अरे स्टेशन में नहीं, पवन मेडिकल है ना, वो भी नहीं जानती। नहीं महिमा में कुछ नहीं लगता, नहीं वो लोग भी नहीं है, नहीं जानते हो तुम। हाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ से मालूम, तुम लोग मार्केट में वो लिखमानिया लोग की दुकान देखे हो, स्टेशन रोड जाने के लिए, स्टेशन रोड जाने के लिए विद्यार्थी जनरल स्टोर देखो, नहीं वो भी नहीं है, विद्यार्थी जनरल स्टोर देखो, उसके जस्ट सामने पवन मेडिकल है, उनके यहाँ की लड़की है, हाँ ऊपर बेटा गेट लटका दो ना बाहर का। तो मेरे कहने का क्या मतलब मालूम, अगर तुमको है कि भाई अपना ऑफिस खोलना है और बहुत सारा काम मिल जाएगा तो सीए करो, लेकिन अगर तुमको है कि भाई हाँ एमबीए का क्या फ़ायदा है मालूम, एमबीए में ना लाइफ एंजॉय कर लोगे। अरे बेटा चाय वाय वाला ही, मजाक के अलावा सीरियस बता रहा हूँ, एकदम सीरियस बता रहा हूँ अभी। तो एमबीए में क्या है ना, सीधा 25 से 30 लाख रुपए का पैकेज लगता है, स्टार्टिंग पैकेज। सीए की जॉब लग रही है 50-60 हज़ार रुपये महीना, एमबीए कंप्लीट करके आपकी जॉब लग रही है कितने की, 25 लाख की। यहाँ आपको 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, सीए में आपको अगर जॉब करोगे, अरे सच बता रहा हूँ, 6 से 10 लाख रुपए के बीच का पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग सीए करोगे तो। और एमबीए करोगे ना तो आपको 20 से 25 लाख रुपए का पैकेज लगेगा। हाँ सीए को पढ़ने में आपका 5 साल में, सीए को पढ़ने में आपका 5 साल में 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा होगा। सुनो, सीए करने में बेटा सीए 5 साल लग जाता है, सीपीटी करने में 6 महीना, इंटर करने में 12 महीना, ठीक है। अगर एक बार में निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अरे क्यों बीच में बोलती है, मेरे को पता है, मैं ही उसको आगे का भी बता रहा हूँ, गुनगुन से मेरी बात होती है। हाँ तो अभी 2 साल का फिर आर्टिकलशिप होता है, आर्टिकल के तुरंत बाद पेपर नहीं होगा, 1 साल का गैप हो जाता है। 1 साल का गैप इसलिए होता है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है, लेट हुआ है, चुनाव है, बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल फैक्टर्स है, तो एग्ज़ाम डिले हो जाता है। फाइनल में बोथ ग्रुप होता है तो वो निकालोगे तो टोटल कितना साल हो गया गिन लो, 2 साल यहाँ आर्टिकलशिप में, 1 साल आपका, 1 साल किस चीज़ में आपका गैप समझ लो 3 साल, और यहाँ कितना हो गया 1.5 साल, तो मोटा मोटा 5 साल हो गया। यहाँ भी आपका 4 साल का बीबीए होगा और 1 साल का एमबीए होगा। आप बोलोगे एमबीए 1 साल का, हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4+1 हो गया। ये 3 साल का कर रही है कौन, अरे 3+2 पुराना ओल्ड स्कीम है, ये ओल्ड स्कीम है, एनईपी 2020 अब तुम्हारे से लागू हो गया। हाँ बीकॉम एमबीए भी कर सकते हो, हाँ बीकॉम एमबीए भी कर सकते हो, पर इसको मैं एक दिन अलग से बैठ के बताऊंगा, डेप्रिसिएशन बताता हूँ। मेरे हिसाब से ना तुम लोग को अगर पढ़ना है तो सीए कर लो भैया, और अगर पैसे हैं सुनो, हाँ ये है कि इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है एमबीए करने में ना, इसमें 20-25 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा 5 साल में, ये फीस है बस, रहना खाना अलग से। लेकिन अगर सीए करोगे ना तो 5-7 लाख रुपए लगेगा, सीए का सस्ता है। तो जैसे देखो जो बच्चे मतलब लो फैमिली से आते हैं या मिडिल फैमिली से आते हैं और जिनको मेहनती पढ़ने वाले हैं वो सीए प्रीफर करते हैं, और जिन बच्चों का खर्चा अगर ज़्यादा हो जाता है, नहीं जिन बच्चों का ज़्यादा होता है वो एमबीए। ऐसा नहीं है, मैं खुद अभी सीएमए फाइनल दे रहा हूँ बेटा, मैं खुद अभी सीएमए फाइनल दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई छोटा नहीं है। सीए होना अपने आप में बहुत मेहनत की बात होती है, थैंक यू, तो अपने आप में मेहनत की बात होती, तो एक एमबीए से ज़्यादा इज्जत
सोसाइटी में सीए की ही मानी जाती है आज भी, लेकिन पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, पैसा एमबीए के पास ज़्यादा है। तो जो सच है, मेरा काम है आप तक सच बताना, तो जो सच है वो मैं आपको बता दिया। अब आगे देखो, अभी हम भटक गए थे, अब सुनो बेटा, कितना बजे है? 5 बजे ना, मैं आपको 15 मिनट और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा? देखो, डेप्रिसिएशन का ना, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, क्या बोला मैंने वर्ड? वहाँ पे क्या बोला था मैं? वहाँ पे क्या बोला था मैं इसके पहले? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कितने मेथड है दीक्षा कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को? नाम क्या है? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन। कैलकुलेट करने के लिए मतलब कैलकुलेशन के लिए, और रिकॉर्ड करने के लिए कितने मेथड है? 2। नाम पता है क्या आपको? पता है, मैं बता देता हूँ। एक का नाम मैंने रखा है, ये नाम एसेट्स अप्रोच, और दूसरे का नाम मैंने रखा है लायबिलिटीज अप्रोच। लेकिन ये नाम मैंने रखा है, बुक में इस नाम से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में आपको इस नाम से लिखा हुआ मिलेगा। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब भाई तू यहाँ से कॉपी हो जा प्लीज़, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। और यहाँ पे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट when provision for depreciation account is maintained or when provision for depreciation account is not maintained। not maintained और maintained, ये आपको अब आगे का जो काम है यही है, इसको समझना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एसेट्स अप्रोच इजी है, बहुत इजी है, ये कोई भी समझा देता है, पढ़ा देता है। और तकलीफ़ यहाँ पे होगी, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है अगर ध्यान नहीं दिए तो, और ध्यान दिए तो तुमसे बनेगा, बाकियों से नहीं बनेगा। ये है तो जितना दिमाग ख़राब करता है ना बड़े क्वेश्चंस आगे के देख के डेप्रिसिएशन के, भैया वो सब बात तो छोड़ो, हटाओ। आगे के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, शुरू के तो बन गए थे डेप्रिसिएशन के, पीछे के क्वेश्चन देख रहे हैं तो दिमाग ख़राब हो रहा है, आंसर देख रहे हैं तो और सर पटक रहे हैं, क्या करें? यही हो रहा है ना, उसका कारण यही है बेटा। 7 साल हो गया, पूरा बाल मेरे सर का ना यही कर कर के झड़ा है। तो जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं, हाँ सही बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे हो ना तुम लोग जो आ रहे हो, तुमसे भी और दिमागदार बच्चे को मैंने पढ़ा, नो डाउट आज के जनरेशन के तुम एडवांस दिमागदार बच्चे हो, ये बोल सकते हैं, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा दिमागदार बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनके सोच के ऊपर रह के पढ़ाया। तब तो मेरे से पढ़े हैं क्या 2 साल, और तब तो आज भी वो वैल्यू देते हैं क्या? तो मुझे पता है तुम कहाँ फंसोगे, और मुझे पता है तुम क्यों डेप्रिसिएशन पढ़ना चाहते हो और कैसे समझाना है, सारी चीज़ मुझे पता है। बस तुम मेरे हिसाब से सुनते जाओ। जब बोलूँ कि खास ध्यान दो तो सबसे पहले खास ध्यान दो। तो इसमें बड़े अच्छे से ध्यान देना है, ये तो बनता होगा, ये तो आता है तुमको, ये दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देगा। इसमें ना 3 अकाउंट बनते हैं, बता दूँ ना आगे का थोड़ा सा, चलेगा ना? इस पे 3 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले बनता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्या बनता है? अच्छा, अगर मशीन का केस है तो मशीन अकाउंट बन जाएगा, फर्नीचर का केस है तो फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा, ठीक। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट बन जाएगा। मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट्स का नाम है तुम उसका नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? ये फिक्स्ड एसेट्स की जगह उसका नाम लिखोगे। क्वेश्चन में बोला है अ मशीन परचेज, मतलब फिक्स्ड एसेट की जगह क्या लिखोगे? मशीन। अब फर्नीचर परचेज लिखा है तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह क्या लिखोगे? फर्नीचर। अब बिल्डिंग परचेज लिखा है तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह क्या लिखोगे? बिल्डिंग लिखोगे। दूसरा अकाउंट बनता है, क्योंकि इसमें नाम ही लिखा है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज
मेंटेन्ड, और इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लायबिलिटीज अप्रोच। तो इसमें दूसरा अकाउंट खुलता है जिसका नाम है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बढ़िया हो गया। दूसरा खुलता है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी भी बोल रहे हैं क्या, बस कर भाई कर दे।